एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम बार आता है, जहां हम किसी पुराने को छोड़ किसी नए की ओर बढ़ जाते हैं। एक बार फिर हो जाओ तैयार, होगा कुछ धमाकेदार। हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ, रीजनिंग की बेहतर तैयारी के लिए लगातार देखना ना भूलें। 1 जून से डेली सिर्फ टारगेट जॉब यूट्यूब चैनल पर। विवेक सर की एक लाइन है, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को जर जर तपाना पड़ता है। किसी ने चिड़िया से पूछा, इतना सुंदर घोंसला कैसे बना? तो बोली, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं लव सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी साथियों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी साथी नए हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य में पार्ट 5। पार्ट 4 में हमने चर्चा कर ली थी आदिकाल के बारे में। आज आदिकाल का और संपूर्ण से ज्ञान लेंगे। आदिकाल में सबसे पहले आता है, आदिकाल में आज देख लेते हैं साहित्य के प्रमुख भाग कितने हैं। तो साहित्य के प्रमुख रूप देख लेते हैं। पूछ लिया जाता है साहित्य के प्रमुख रूप, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, साहित्य के प्रमुख रूप। साहित्य के जो है प्रमुख रूप 3 प्रकार से माने जाते हैं। पहला जो था हमारा सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य। फिर उसके बाद अगला हमारा था नाथ साहित्य, नाथ साहित्य, नाथ साहित्य, जो कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य की। आज बारी है रासो साहित्य, रासो साहित्य, रासो साहित्य। सिद्ध साहित्य में क्या होता है? सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या मानी जाती थी 84। ठीक, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84। इसमें प्रमुख रूप से जो कवि थे वो माना जाता है सरहपा को। कवि तो कई थे, सरहपा, कणपा, लुईपा, डोम्भिपा, कुकुरिपा आदि कवि थे। जो सरहपा थे, इनको प्रथम कवि माना जाता है सिद्ध साहित्य का। इन्हें जो है सहजयान का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता था? तो इनको सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। याद रखिएगा ये भी पॉइंट, प्रवर्तक कहा जाता था सहजयान का। फिर इसके बाद आ जाता हमारा नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो ये मानी जाती थी 9। ठीक, जो नाथ साहित्य है, नाथ साहित्य में नाथों की संख्या 9 मानी जाती थी। रासो साहित्य का विस्तार से चर्चा करेंगे, देखते हैं। नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए रासो साहित्य, रासो साहित्य। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आप लोगों को बताते चलेंगे, नोट करिएगा। जैसे ही पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, आदिकाल और भक्तिकाल, इसके बाद हम क्वेश्चन करवा देंगे। तो रासो साहित्य हेडिंग डालीजिए। इसको लेकर मतभेद बहुत है, तो व्युत्पत्ति को लेकर मतभेद है। एक कवियों में जो है व्युत्पत्ति को लेकर मतभेद है। सबसे पहले ये है, जो रासो साहित्य है उसको लेकर मतभेद है कई कवियों में। जो रासो काव्य है यानी रासो साहित्य है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। रासो साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले आ जाता है वीर
गाथात्मक गाथात्मक वीर गाथात्मक राशों का। अगला हमारा कौन सा है? तो अगला है श्रृंगार परक राशों का। तो इसके बाद अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? अगला है धार्मिक व अगला हमारा धार्मिक व उपदेश मूलक, ठीक, उपदेश मूलक काव्य। तो ये नोट कर लीजिए। तो 3 भागों में इसको रासो साहित्य कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से? वीर गाथात्मक रासो काव्य, श्रृंगार परक रासो काव्य, धार्मिक व उपदेश मूलक काव्य। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा कौन सा आ जाता है? तो वीर गाथात्मक रासो काव्य आ जाता है। तो इसके कवि देख लेते हैं कौन कौन से थे। तो इसके प्रमुख रूप से कवि माने जाते हैं पृथ्वीराज रासो, फिर इसके बाद हमीर रासो, फिर इसके बाद कुमार रासो, नोट कर लीजिएगा, कुमार रासो। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे परमाल रासो। ये जो हमारे थे ये वीर गाथात्मक रासो काव्य के रचयिता माने जाते हैं। फिर इसके बाद अगला आ जाता है हमारा कौन सा? तो अगला आ जाता है श्रृंगार परक रासो काव्य। इसमें देख लेते हैं कुछ कवियों के नाम है, जैसे विशल देव रासो, सॉरी ये रचनाओं के नाम है, याद रखिएगा, विशल देव रासो। ये हमारी रचनाएं हैं किस रूप की हैं वो तो वही बताया गया है, विशल देव रासो। फिर इसके बाद थी हमारी संदेश राशक, तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्या है? धार्मिक व उपदेश मूलक काव्य। तो इसमें कौन है प्रमुख कवि? तो इसमें धार्मिक व उपदेश मूल काव्य में देख लेते हैं उपदेश रसायन, राज चंदन बाला। तो ये चीज भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब बारी बारी से हमने कल बताया था जब आदिकाल की शुरुआत की थी, प्रमुख 12 पुस्तकें बताई थी। तो उसमें से कुछ पुस्तकों का आज वर्णन करेंगे कि कौन सी पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है। सबसे पहले हमारी आ जाती है, पुस्तक का नाम लिख लीजिए, पृथ्वीराज रासो। तो इसके लेखक कौन माने जाते हैं? पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद बरदाई। कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, चंद बरदाई। का समय माना जाता था संवत 1225। नोट कर लीजिएगा, संवत 1225। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद बरदाई है। इसके बाद इनके एक पुत्र था जिसका नाम था जल्हड़। क्या नाम था? जल्हड़, ठीक, याद रखिएगा। इसके पुत्र हैं, किसके? चंद बरदाई के पुत्र जल्हड़। इनकी भी एक रचना जिसका नाम था जल्हड़, जिसकी रचना का नाम क्या था? तो रचना का नाम था जल्हड़ हथी। नोट कर लीजिए। चंद बरदाई थे, ये षष्ठ यानी खष्ट भाषा का प्रयोग करते थे, यानी 6 भाषाओं का प्रयोग करते थे। कौन कौन थी? जिसमें हमारी प्रमुख रूप से संस्कृत, फिर उसके बाद प्राकृत, अवहट, संस्कृत, प्राकृत, अवहट, पैसाची, सौरसेनी, कौन सी? मागधी भाषा का प्रयोग करते थे, मागधी या मगधी, ठीक, नोट कर लीजिए। तो कितनी भाषाओं का प्रयोग करते थे? 6 भाषाओं का प्रयोग कर। जो इनके रस थे, रस प्रमुख रूप से वीर और श्रृंगार को मानते थे। कौन सा रस? वीर और श्रृंगार रस।
फिर उसके बाद आ जाता है अलंकार, कौन कौन से थे, तो अलंकार देख लेते हैं। आ जाते हैं अनुप्रास और यमक। अनुप्रास और यमक, उनका जो काव्य है उसमें अनुप्रास और यमक कला का प्रयोग करते थे। जो गुण था, गुण ये ओज व माधुर्य मानते थे। गुण को क्या, ओज व माधुर्य, ओज या माधुर्य गुण का प्रयोग करते थे। भाषा, भाषा हमने बताया कितनी, 6 भाषाओं का प्रयोग करते थे, ठीक। मगर प्रमुख रूप से राजस्थानी कौन सी, राजस्थानी व मिश्रित ब्रज भाषा, मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग ज्यादा करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है इनके छंद। तो छंद ये विविध रूप के छंदों का प्रयोग करते थे, जिसमें कि 68 छंद थे, ठीक। विविध छंदों का प्रयोग करते थे, जिनकी संख्या कितनी, 68 थी। जो पृथ्वीराज रासो है हमारा, वो एक अर्ध प्रमाणिक छंद माना जाता है। जो हमारा पृथ्वीराज रासो है, इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। क्या मानते हैं, अर्ध प्रमाणिक माना जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, अर्ध प्रमाणिक माना जाता है, ठीक। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है हमारा, जो चंद बरदाई थे, यानी चंद बरदाई, ये जो कवि थे, ये चौहान शासक पृथ्वीराज थर्ड चौहान के सामंत राज कवि थे। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड, याद रखिए किसके सामंत कवि थे, तो पृथ्वीराज थर्ड चौहान वंश के सामंत कवि, ठीक, सामंत व राज कवि थे। नोट कर लीजिएगा, राज कवि। ये पॉइंट मुख्य रूप से थे पृथ्वीराज रासो के बाद। इसके बाद अगली हमारी रचना आ जाती है कौन सी, पृथ्वीराज रासो के बाद चर्चा कर लेते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर इसके बाद अगली आ जाती है हमारी कौन सी, परमाल रासो, सॉरी पहले देख लेते हैं कुमार रासो। अगली कौन सी, कुमार रासो। कुमार रासो क्या थी, कुमार रासो के लेखक माने जाते हैं दलपति विजय। तो लेखक का नाम क्या था, लेखक थे दलपति विजय। नोट कर लीजिएगा, दलपति विजय, दलपति विजय। जो इसका समय माना जाता है, तो समय माना जाता है 9वीं शताब्दी, 9वीं सदी से माना जाता है, ठीक। नोट कर लीजिएगा, लेखक कौन थे, दलपति विजय। समय माना जाता है 9वीं सदी। इसको छंदों का काव्य ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छंदों का काव्य ग्रंथ कहा जाता है, इसको काव्य ग्रंथ। तो कुमार रासो क्या कहा जाता है, छंदों का काव्य ग्रंथ कहा जाता है। इसमें जो भाषा का प्रयोग किया है दलपति विजय ने, वो राजस्थानी और हिंदी का प्रयोग इन्होंने किया है। तो नोट कर लीजिए ये भी। फिर कुमार रासो के बाद अगली आ जाती है हमारी, अगली देख लेते हैं कौन सी है। तो कुमार रासो के बाद आ जाती है बीसल देव रासो। कौन सी, तो आप लोग डाल लीजिए बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, ठीक। अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है बीसल देव रासो के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन माने जाते हैं, तो लेखक हैं नरपति नालवे। कौन है, नरपति नालवे। हमने पिछले वीडियो में इसके 12 पुस्तकों का पूरा वर्णन बताया था, अब उन्हीं का पूरा विस्तार से बता रहे हैं क्या है। नरपति नालवे का जो समय है, इसका समय माना जाता है 12वीं सदी से। कब से माना जाता है, तो 12वीं सदी से माना जाता है। नोट कर लीजिएगा। जो बीसल देव रासो ये किस पर लिखी गई है, तो ये लिखी गई है राजा भोज। जो राजा भोज किसके बारे में, तो राजा भोज, जो राजा भोज परमाल थे, परमाल उनकी एक पुत्री थी।
उनकी एक पुत्री थी, तो उनकी पुत्री राजमती नाम था जिसका, क्या नाम था? राजमती। उसका विवाह किससे होता है? तो उसका विवाह, नोट कर लीजिएगा, उसका विवाह अजमेर, अजमेर के राजा, उसका विवाह अजमेर के राजा प्रतिविसल देव, किससे होता है? प्रतिविसल देव से होता है। ठीक, तो याद रखिएगा, जो राजा भोज थे, राजा भोज परमाल, उनकी पुत्री राजमती का विवाह किससे हो जाता है? तो प्रतिविसल देव से हो जाता है, विसल देव से होता है। तो इसमें उनके पुनर्मिलन का, ठीक, पुनर्मिलन और विवाह का वर्णन है, विवाह का वर्णन है। तो नोट कर लीजिए ये भी। फिर इसके बाद इसका पॉइंट आ जाता है, जो विसल देवरासु, इसके कितने खंड थे? तो विसल देवरासु के 4 खंड माने जाते हैं। तो कौन कौन से थे खंड? 4 खंड। पहला जो खंड है हमारा वो था राजमती, राजमती और विसल देव के विवाह से, विसल देव के विवाह का वर्णन है, विवाह का वर्णन। पहला खंड में क्या है? राजमती विसल देव के विवाह का वर्णन। जो दूसरा खंड है, दूसरा खंड में क्या होता है? तो दूसरे खंड में विसल देव जो है वो राजमती से रूठ कर, ठीक, राजमती से रूठ कर कहाँ चले जाते हैं? तो रूठ कर ये उड़ीसा चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा चले जाते हैं। तो वहीं का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद अगला है जो तीसरा खंड। तीसरे खंड में राजमती के, राजमती नोट कर लीजिएगा, ठीक है, राजमती, हाँ राजमती, यहाँ पर भी राजमती है। जो राजमती के विरह का वर्णन है, किसके? राजमती के विरह का वर्णन है, विरह का वर्णन है। फिर इसके बाद चौथा खंड है, तो चौथे खंड में पुनर्मिलन का वर्णन किया गया, पुनर्मिलन का वर्णन किया गया। तो नोट कर लीजिए, देखिए, विसल देवरासो, विसल देवरासो लेखक कौन है? नरपति नारद। इसकी समय सीमा कब है? तो 12वीं सदी मानी जाती है। इसमें क्या है? तो राजा भोज परमाल थे, उनकी पुत्री राजमती, राजमती का विवाह अजमेर के राजा तपी विसल देव के साथ हो जाता है। फिर इनका पुनर्मिलन और विवाह का वर्णन किया गया इसमें। तो इसके कितने खंड है? 4 खंड है। राजमती विसल देव के विवाह का वर्णन है पहले खंड में। दूसरे खंड में विसल देव राजमती से रूठ कर उड़ीसा चले जाते हैं, उसका वर्णन है। फिर तीसरे खंड में राजमती के विरह का वर्णन है। फिर उसके बाद पुनर्मिलन का वर्णन है। फिर विसल देव रासो के बाद अगली आ जाती है हमारी परमाल रासो। कौन सी? परमाल रासो। देख लेते हैं परमाल रासो के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, परमाल रासो। कौन सी रचना है? परमाल रासो। सबसे पहले इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हैं जगनीक। कौन थे? जगनीक। तो परमाल रासो के लेखक कौन है? जगनीक। इसका समय जो है माना जाता है 17वीं सदी। कौन सी सदी? 17वीं सदी माना जाता है। नोट कर लीजिएगा ये भी पॉइंट। जो परमाल रासो है इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसमें महोबा के योद्धा वीर, आपने नाम सुना होगा, आहला उदल का वर्णन, आल्हा खंड में किया गया है।
जो बुंदेलखंड में गाया जाता है। नोट कर लीजिएगा वो भी चीज, जो कहाँ बुंदेलखंड में गाया जाता है, बुंदेलखंड में गाया जाता है। परमाल रासो क्या है? परमाल रासो के रचयिता हैं जगनी। ये 17वीं सदी में लिखा गया। महोबा के योद्धा वीर आला और उदल का वर्णन है, जिसको आला खंड में किया गया है। आला खंड नाम है इसका, ठीक। जो आला खंड है वो बुंदेलखंड में अभी भी गाया जाता है। फिर इसमें भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हमारे कवि थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे क्या करते थे? अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, अर्ध प्रमाणिक माना है, ठीक। नोट कर लीजिएगा ये। फिर अगला आ जाता है हमारा कौन सी? विजय पाल रासो। देखते हैं इसके लेखक कौन माने जाते हैं। तो विजय पाल रासो के लेखक हैं नाल सिंह, नाल सिंह। इसका समय कब से माना जाता है? इसका समय माना जाता है 12वीं सदी। जो विजय पाल रासो है, इसने परमाल शासक का वर्णन है, शासक का वर्णन अपभ्रंश में किया गया है, अपभ्रंश में किया गया है। तो नोट कर लीजिएगा ये भी पॉइंट किया गया एक विजय पाल रासो में। फिर इसके बाद आ जाती है हमारी संदेश रासा। कौन सी? संदेश रासा, संदेश रासा, संदेश रासा। इसके लेखक कौन है? तो संदेश रासा के लेखक हैं अब्दुल रहमान। इसके लेखक कौन है? अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। ठीक। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो ये भी एक विरह काव्य है। संदेश रासक क्या है? विरह काव्य, विरह काव्य है। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देख लेते हैं रासो काव्य की विशेषताएं क्या थी। तो ऊपर हेडिंग डाल लीजिए रासो काव्य की विशेषताएं। तो देख लेते हैं रासो काव्य की विशेषताएं। पहला है ऐतिहासिकता व कल्पना का सम्मिश्रण, दूसरा प्रशस्ति काव्य, तीसरा युद्ध व प्रेम का वर्णन है, वैविध्यपूर्ण भाषा, डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है, छंदों का बहुमुखी प्रयोग है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इंकलाब जिंदाबाद, राधे राधे।